मैं ऐसे व्यंग्यकार को बुला रहा हूं। एक पंक्ति का व्यंग होता है, व्यंग एक पंक्ति का काम है, बस एक लाइन आप कहिए और काम पूरा हो जाता है। शरद जोशी बड़े व्यंग्यकार थे, उन्होंने एक लाइन कही, आज तक लोकतंत्र में यूं ही खड़ी हुई है लाइन। आप उस लाइन को जिस तालियों से सुनेंगे मैं समझ जाऊंगा व्यंग के हमारे दौर के सबसे बेहतर कवि को सुनने के लिए तैयार हैं। शरद जोशी ने कहा कि भारत सरकार प्रगति के लिए ठोस ही कदम उठाती है, पर वे कदम इतने ठोस होते हैं, इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते हैं। तो ये जो आपके अंदर का हास्य है, देसी की आदतें हैं, ये जो हम देसी जो हैं आप बस गए हैं, इनकी आदतें हैं कुछ जो इनके साथ साथ ट्रेवल करती हैं, उन पे शर्मिंदा मत होइए। वही आपकी यूएसपी है, वही आपकी टीआरपी है, उनको संभाल कर रखिए। असली देसी का घर ढूंढना है ना, आपको पता लगाना है किसमें देसीपन है या नहीं है। दुबई में आप उसके घर जाइए, उसके जकूजी में भी बाल्टी रखी मिलेगी आपको, वो असली देसी है। तो इस पर शर्मिंदा मत होइए, इस पर खुश होइएगा, प्रसन्न होइएगा। मैं गुलाबी नगरी जयपुर से व्यंग के हमारे दौर के सबसे बड़े कवि भाई संपत सरल को बुला रहा हूं। पहली बार वो आपके मुशायरे में आए हैं, दुबई तो बहुत आए हैं। आपकी तालियां धीमे धीमे उनके साथ जुड़ेंगी, लेकिन एक बार अगवानी में जोरदार तालियां बजा दीजिएगा भाई संपत सरल। आप सब लोगों का अभिवादन। माइक ठीक है? वो ज़्यादा अच्छा हो तो 2 मिनट यहाँ फोटो वोटो खिंचवा लो, फिर वहाँ से बोलेंगे। बड़ा मन से आप सब लोग सुन रहे हैं इतनी देर से, और मैं देख रहा हूँ जो दाहिने बाएं जो लोग खड़े हैं, कुर्सियाँ खाली हैं, आप लोग भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। दरअसल खाली कुर्सियों के बावजूद लोग बैठ नहीं रहे हैं। हिंदुस्तानी आदमी ऐसी किसी चीज़ पर बैठना ही नहीं चाहता जिस पे लेट नहीं सकता। हाँ। मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को कि देश से दूर आप इतनी दूर, 7 समंदर पार कहना चाहिए, हिंदी और उर्दू के प्रति आपके मन में अनुराग है, प्रेम है, और यही चीज़ आदमी को जड़ों की तरफ लौटाती है कि चिड़िया कितने उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। वाह! हम कवि और शायर आप लोगों के इसलिए भी आभारी हैं कि आप कला का उद्धार कर रहे हैं, क्योंकि कला की, आर्ट की, कल्चर की स्थिति इन दिनों बड़ी खराब है। बिरजू महाराज तक च्यवनप्राश बेच रहे हैं। देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, मोदी जी सुनते नहीं है। बोलने का ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसको वो छोड़ना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों तो रेडियो पे बोले तो ओबामा ने बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। 66 साल के इतिहास में ऐसा आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री दूसरा नहीं आया। वो कहना तो ये चाहते हैं कि मैं तो नेहरू के बाद प्राइम मिनिस्टर बनता, लेकिन दिक्कत ये थी फिर चाय कौन बेचता। चुनाव के पहले दूसरा रूप होता है, चुनाव के बाद दूसरा रूप होता है। व्यंग तक पहुंच जाओ तो मुझे बताना, वो थोड़े समय रहना है, बड़े लोगों के अगवाने में हूं। चुनाव के पहले बड़ी ऊंची फेंकी, मेरा सीना 56 इंच का है। मैंने कहा भैया शादी करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता। हाँ, देश उपलब्धियों के दौर से गुजर रहा है। अभी हमने मंगलयान छोड़ा, वो छोड़ा, जो भी कुछ हुआ वो अपनी जगह है। प्रचार ये किया जा रहा है कि हमने छोड़ा और वो पहली बार में पहुंच गया। मैं तो खुद मंगलयान को बधाई देना चाहता हूं कि उपग्रह भारतीय होने के बावजूद वहीं पहुंचा जहां के लिए भेजा गया था।
और मोदी जी भी बधाई के पात्र हैं कि योजना मनमोहन सिंह जी की थी, बदले की भावना से काम नहीं लिया, वरना आधे रास्ते से वापस बुला सकते थे। क्या बम्पर बहुमत दिया साहब। हिंदुस्तानी आदमी आम आदमी अपनी पे आ जाए तो हर पत्थर को देवता बना देता है। वो एक सज्जन माइल स्टोन को देवता समझकर नारियल फोड़ रहे थे। किसी समझदार ने टोक दिया, साहब आप जिसको देवता समझ रहे हो वो माइल स्टोन है। वो अड़ गए, अपनी पे आए हुए थे। बोले ये साक्षात देवता है। देख इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर है। भाई वाह वाह, क्या बात है संपत जी, भक्ति का लक्षण। लेकिन ये चीजें बनी कैसे? 10 साल तक देश साइलेंट मोड पे रहा। मनमोहन सिंह जी ने न बोलने की परंपरा अंत तक निभाई। मोदी जी को जीत की बधाई भी मिस कॉल से दी। लगा ही नहीं जैसे देश में प्रधानमंत्री है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिया जी ने उनको प्रधानमंत्री बना तो दिया और बताया नहीं हो। जब चुनाव के परिणाम आ गए तो मनमोहन सिंह जी 10 जनपद गए खड़ाऊ जमा कराने। वहां राहुल जी टेलीविजन पे क्रिकेट की कमेंट्री देख रहे थे। क्रिकेट का लाइव मैच चल रहा था। मनमोहन सिंह जी भी बैठ गए। जानते नहीं थे क्रिकेट के बारे में, लेकिन ऐसा एहसास नहीं कराया। अच्छा, मन का चैनल भी नहीं बदल सकते क्योंकि रिमोट सोनिया जी के पास था। अच्छा, राहुल जी ने देखा कि भाई अपडेट और स्कोर बताने वाला तो आ ही गया, अब मैं क्यों देखूं। वो सो गए। आधे घंटे बाद आंख खुली। देश कैसे चला 10 साल तक? आधे घंटे बाद आंख खुली तो राहुल जी ने पूछ लिया, मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या? और पूरा सभागार तालियों से बताएगा अगर मेरे व्यंग तक आप पहुंच जाएं। बोले मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या? मनमोहन सिंह जी बोले, राहुल जी आप भी कैसी मजाक कर रहे हो, गोल तो क्रिकेट में होता है। कमाल है, कमाल है। आजादी के बाद देश में जो कुछ होना चाहिए था वो न होकर के जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो व्यंग्य पैदा हुआ। वरना एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अकलदाड़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था। भले ही वो उबासी मुझको देख करके लेरी होती थी। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनियां बैठी हैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, पुरुषों के तो खिलाफ बोल रहा हूं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया उतर गया। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और ताली तो आप इस बात पर बजाएंगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। बहुत अच्छा। शादी के 3 दिन बाद मिला। मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया है, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले सुना यार, जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। ये बहुत त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे।
वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और देखो, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, इसलिए मुझसे तो कौन प्रेम करती। आप उर्दू हिंदी की सेवा कर रहे हैं, इससे अच्छा व्यंग यहाँ कहा नहीं जा सकता, और आपसे अच्छा इसको कोई यहाँ समझ नहीं सकता। मैं हिंदी का विद्यार्थी था, मुझसे कौन प्रेम करती। भाई मरते हुए पे कौन मरेगा। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। बहुत अच्छे। नहीं, ऐसे लगता है ना जैसे पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे आ गया हो। मरते हुए पे कौन मरता। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थे, तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी। ट्रकों से। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे। या तो उसकी शादी हो जाती थी, या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। अच्छा है, वाह, बहुत अच्छा है। आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में। हिंदुस्तानी आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे। और सरकार पुलिस को यह हिदायत दे देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते हैं उनको पुलिस वाले पीटते हैं। ये प्रेम है क्या। कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को पढ़ो, गालिब, दाग और मीर को पढ़ो, मुनव्वर राणा जी, राहत इंदौरी जी और कुमार विश्वास को पढ़ो, तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां हैं, देश की, समाज की, परिवार की, दोस्तों एक निवेदन कर दूं, प्यार मोहब्बत जैसी कोई बात नहीं है। मीडिया के बंधु देह के नाम पर देह का जाल फैला रहे हैं। नेह के नाम पर समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती है। जो देश के सामने चुनौतियां हैं, अभी बात कर रहे थे, एक तो साहब चुनावों में मीडिया ने बड़ी कलाकारी करी। ये जो मीडिया है, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया बात है, वाह। चैनलों पर आधे समय तो नेता आते रहते हैं, आधे समय सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, और हम लोग भी बड़े मन से देखते हैं कि चलो नेताओं से तो ठीक है। विजन के नाम पे टेलीविजन रह गया, और न्यूज चैनल आप देखो, उन पर जो बहस आती है, लगता है जैसे अवध के नवाब मुर्गे लड़ा रहे हो। अच्छा है। 4 जने होते हैं बहस में, एक मुद्दे का समर्थक, एक मुद्दे का विरोधी, एक बुद्धिजीवी, दोनों को हड़काने वाला, और तीसरा एंकर, तीनों को भड़काने वाला। और व्यंग पर तालियों से बता ना मुझे, तीनों को भड़काने वाला एंकर। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये टीवी चैनल वाले तो गरीबी के दृश्य भी तब तक नहीं दिखाते जब तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाता। आए हाय। पिछले 12-15 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो सबसे बड़ा अपराध किया हुआ है, देश में जूते बनाने वाले भूखे मर रहे हैं और जूते खाने वाले सेलिब्रिटी हो गए। थोड़ी बहुत उम्मीद अखबारों से जरूर है, लेकिन अखबार भी अब टेलीविजन से अपना कंपटीशन मानने लगे हैं। शब्द कम होते जा रहे हैं, चित्र बढ़ते जा रहे हैं। अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं देश में: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नया छप रहा है। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले, संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। 1 रुपए में 16 पेज। और मेरा जवाब सुनना और आनंद लेना, आप भी ग्राहक बन जाओ, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपए तो चाहे एक की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाए कर। अच्छा है। फिर मैंने रिसर्च की, इतने अखबार अगर कोई खरीदता नहीं तो बिकते कैसे हैं?
तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? वो बोले हमारा अखबार कोई ओकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। कहते हैं कि देश ने बड़ी तरक्की की, हम भी मानते हैं, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही है। 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकार 66 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। बहुत अच्छे, क्या बात है संपत जी, वाह। मुगालते में है ये लोकतंत्र के 4 स्तंभ और मीडिया। वक्त हिसाब लेता है, अंतिम बात कहूंगा उसके बाद एक रचना शुरू करता हूं। समय किस तरह से हिसाब लेता है? हो सकता है कि हमारी संस्था के पवित्र मंच पर खड़े होकर के इससे आक्रामक व्यंग मैं नहीं कह सकता, बात है। क्योंकि हमारे पास राइट टू रिकॉल नहीं है। हम हमारा आक्रोश व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था उनके वायसराय और राजाओं की यूनिफॉर्म बैंडबाजी वाले पहनते। समय इस तरह से हिसाब ले रहा है। मैं एक रचना आप लोगों को सुना देता हूं, देखिए साहब। अभी तो मोदी जी कई देशों की यात्राएं करके आ रहे हैं, सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ आ जाओ। लोग आने को भी तैयार है, लेकिन गांधी की लाठी का डर लगता है। तो फिर मोदी जी ने तरकीब निकाली, बोले भैया कल गांधी जयंती आ रही है, गांधी की लाठी को झाड़ू से बांध दो। यह है स्वच्छ भारत अभियान। बताओ, विदेशी जितने पूंजी निवेशक हैं वो सब जानते हैं कि शरद जोशी ने भी एक अच्छी पंक्ति कही है, हम भारतीयों को वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। बहुत अच्छे। मैं बधाई देना चाहता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी आदरणीय अस्थाना जी को कि आपने एक अनुत्पादक काम के लिए प्रायोजक किया। लेकिन जयपुर में भी ये हमारे पड़ोसी थे और बड़ा अच्छा आपने काम किया। दोस्तों, जितने प्रायोजक हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक अच्छा काम है। अब कविता और शायरी में ही कहीं न कहीं थोड़ी सच्चाई बची है। मीडिया और वो सब तो आप सब लोग देख ही रहे हैं। पैसा दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। जब राम पास में थे तो सीता को सोने का हिरण चाहिए था, और वही सीता जब सोने की लंका में बैठी थी तो हाय राम हाय राम। हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है। इसलिए आप इन लोगों का हौसला बढ़ाते रहिए, अच्छे लोग आते रहें, अच्छी अच्छी चीजें अच्छे अच्छे लोगों को सुनाते रहें। एक रचना मैं सुनाता हूं। मैं गद्य पढ़ता हूं जैसा शरद जोशी जी, केपी सक्सेना जी पढ़ते थे। वो दोनों इस दुनिया में है नहीं। 5-6 साल से मैंने कोशिश की और भाई कुमार विश्वास का बड़ा संबल मिला, काम चल निकला। कहां तक पहुंचा आप देखिए। हम तकनीक के युग में जी रहे हैं। गांधी जी कहते थे टेक्नोलॉजी साधन है, साध्य नहीं है। तकनीक का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? वो तेजी से जमाना बदल रहा है। पिताजी के अनुभव बेटे के किसी काम के नहीं रहे। तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि आदमी की समझ बढ़ी, लेकिन सहनशीलता कम हो गई। भौगोलिक दूरियां कम हुई, लेकिन आदमी से आदमी दूर हो गया। वाह, हाँ भाई क्या बढ़िया कह रहे हैं आप, वाह वाह। और अब तो आदमी खुद से दूर होता जा रहा है। तब मैंने एक रचना लिखी। पहले का जो समय था उसमें आपाधापी संघर्ष और सब कुछ था, लेकिन रोमांच बहुत था। आज जीवन में जितनी आपाधापी संघर्ष है, लेकिन रोमांच नहीं है, रस नहीं चुड़ गया। आज आपको मर्सिडीज या ओडी में वो आनंद नहीं आता जो पिताजी की दी हुई उस जमाने की 150-200 रुपए की साइकिल में आता। तब मैं कहना चाहता हूं, पहली पंक्ति से आप पकड़ लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। वे भी क्या दिन थे। आदरणीय मुनव्वर राना साहब को समर्पित है। सुने साहब, वे भी क्या दिन थे। पहली पंक्ति से आप पकड़े, अच्छा लगेगा। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। वाह, बहुत अच्छे संपत भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये है व्यंग, वाह 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 वाह। और अगली पंक्ति पर तो पूरा सभागार मुझे आशीर्वाद देगा। दुबई में बहुत आया, आपके यहाँ पहली बार आना हुआ। वे भी क्या दिन थे। मैंने एक पंक्ति में अगर टेक्नोलॉजी को आईना दिखाया हो तो मेरा समर्थन करना।
वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद है। वाह वाह संपत जी वाह। ये जितने लोग बैठे हैं, कवि सम्मेलन, मुशायरा, वो मजाक की बात भले ही 10 तरह की होती होंगी, लेकिन कोई धंधा नहीं, हमारे लिए मिशन है। हमारी कोशिश है मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीविजन में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। दोस्तों एक निवेदन कर दूं, एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। वाह। आज की शाम जिन महनीय लोगों को आपने आमंत्रित किया है, वो सब धूप बनाने वाले लोग हैं, इनके साथ समय गुजारिए। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद हैं। पुराने समय की जो विरोधाभास थी, विसंगतियां थी, उनका आनंद लें। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और यादाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। छोटे छोटे गांवों से आप लोग पढ़े, कहां ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज थोड़ी गए थे, लेकिन जीवन का अनुभव था। और अब तो डिग्री से बड़ा अनुभव होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। बाकी राजनीति से सीखना चाहिए कि पढ़ लिख कर नवरत्न होने से अच्छा अनपढ़ रह करके अकबर बनो। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बच्चों को कितना तनाव देते हैं भाई, किस बात का तनाव है? हम कवि लोग कभी हमारे बच्चों को तनाव नहीं देते। जब तक पास होते रहेंगे, पढ़ने जाते रहेंगे, जिस दिन फेल हो जाएंगे खुद स्कूल खोल लेंगे। येल यूनिवर्सिटी। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, लोक भाषा, मातृभाषा, जो हमने माँ से, दादी से सीखी। अब तो हिंदी बोलने में भी शर्म आती है, उर्दू बोलने में शर्म आती है। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और इतने देर गए रात को इस व्यंग को हिंदुस्तानी आदमी से अच्छा कोई समझ नहीं सकता। व्यंग सुने। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची छोड़ी, बोले जब से वो धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं, तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा, यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। और अब आपकी तालियां उठेंगी, ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था।
हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं। आए है आवारा पूंजीवाद, वाह। पूंजीवाद नहीं, आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, जिसका काम है मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भरना। लाखों करोड़ों रुपया जमा है, उसके बावजूद चिंता रहती है कल क्या खाएंगे। आए हाय वाह 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 वाह। वार्डरोब अलमारी कपड़ों की भरी है और मनुष्य तय नहीं कर पाता कि पहनना क्या है। वाह वाह। ये आवारा पूंजीवाद बुजुर्ग लोगों के समर्पित करता हूं एक पंक्ति। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। आए हाय वाह 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 वाह। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी। हर धर्म जाति भाषा के लोग देखते थे रामलीलाएं, और अवध वाले तो खैर धन्य इस मामले में। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है, और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चाहे मैं ही हूं चाहे कुमार विश्वास हूं, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। मैं तो जयपुर से कल शाम को आया, दुबई एयरपोर्ट पे उतरा, कई परिचित मिल गए, बोले संपत सरल जी आपको यूट्यूब पे सुनते हैं, फेसबुक पर पढ़ते रहते हैं, वैसे आप कहाँ के हो? मैंने कहा भैया शादी को 23 साल हो गए, कहीं के नहीं। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। बहुत अच्छा है। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। आए हाय वाह वाह वाह। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। क्या बात है संपत भाई, वाह वाह। याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो ये हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और आदमी का मनोविज्ञान आप पकड़ लें, मुझे आशीर्वाद दें। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। बहुत अच्छे वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसे देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। फिर एक आम हिंदुस्तानी का मनोविज्ञान आप देख लें। क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। ताली तो जोर से बजा दो। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे एक बड़े शायर हैं उदय प्रताप सिंह जी, जो सांसद भी रहे, समाजवादी पार्टी के नेता। उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। वाह। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है।
समापन की ओर बढ़ता हूं। बहुत अच्छा। खत लिखता हूं खून से स्याही ने समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा हैं और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती नागिन की धुन पर सपेरा नृत्य कर लेते थे। बहुत अच्छा। क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रूमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। और इस लेख का सबसे मार्मिक जो बंद है वो मैं आदरणीय राजेश रेड्डी जी को समर्पित करता हूं। वो आकाशवाणी से जुड़े हैं। वह टीवी नहीं, रेडियो का युग था। टेलीविजन ने एक बड़ा नुकसान ये और किया कि जो सुनने वाली कलाएं थी उनको देखने वाली कलाएं बना दिया। वह टीवी नहीं, रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, वाह, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकीनंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी समूह में तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, क्या नॉस्टैल्जिया। जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकीनंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते हैं। बड़ा मन से आपने सुना। अब मैं इस लेख का समापन करता हूं। समापन पर भरपूर तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं मैं। सच है, सच है, भरपूर तालियों से विदा करना। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं। अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा। आए हाय, आए हाय, वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां संपत सरल साहब के लिए। वाह।